तो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आप लोग के लिए एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हॉट्स क्वेश्चन की। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जब भी अपना क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है उनको। और मैं हमेशा अपने कमेंट सेक्शन को जब रीड करता हूं तो मुझे एक कॉमन कमेंट हमेशा दिखता है, जो कि ये हॉट्स क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर बेस होते हैं, जिसको हम प्यार से हॉट्स भी बोलते हैं। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 4 मार्क्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स के कैटेगरी के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस आते कहां से? तो अगेन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके प्रॉब्लम सेट में से भी देखे जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसका बेस कंसेप्ट जो होता है वो आपके सिलेबस से ही लिया जाता है, लेकिन जो क्वेश्चंस होता है वो पूरे टेक्स्ट बुक में आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा। लेकिन वो इतना इजी होता है कि आप उसको अपना जो भी कंसेप्ट आपने सीखा है, हर एक चैप्टर का अपना अपना कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट के थ्रू आप उसको सॉल्व करते हो। तो ऐसे ही आपके लिए लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस हॉट्स के जो कुछ प्रीवियस ईयर्स के हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से है, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड एग्जांपल में से लाया हूं, कुछ टेक्स्ट बुक में से लाया हूं, कुछ प्रॉब्लम सेट में से लाया हूं। ऐसे सारे कुल मिला के बहुत सारे इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर देख रहे हो तो 1.5 की स्पीड पे लगा लो, एक नोटबुक पेन ले लेना और इसको फटाफट से देख के प्रैक्टिस करना। अगेन मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसके पहले एक स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। वो स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने उसमें भी वही बात कही थी, अभी भी वही बात कह रहा हूं। जो बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा, अगेन मैं बोलूंगा ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जिस प्रकार आप सोशल स्टडीज को लास्ट में देख के चले जाते हो और कुछ ना कुछ ठोक के आ जाते हो, लिख के आ जाते हो अपने मन से, ये वैसा सब्जेक्ट नहीं है। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस में बना रहा हूं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लाइव भी ले रहा हूं, आपके लिए लाइव भी प्रोवाइड कर रहा हूं, वो भी आप देखो। लेकिन जो रिकॉर्डेड वीडियो से उसको आप जरूर से 1.5 की स्पीड पे सेट करके देख सकते हो, जिससे कम समय में आपका बहुत सारा प्रिपरेशन हो पाएगा। और उन एग्जाम्पल्स को, ये सारे एग्जांपल्स को ना एक बार देखना है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करना। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो अगेन फिर भूल जाएगा एग्जाम में और बोलेगा अरे यार देखा तो था क्वेश्चन लेकिन याद नहीं आ रहा स्टेप्स क्या है। तो ये चीज आपसे गलती नहीं होनी चाहिए और इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज समझा के दे रहा हूं। तो चलिए वीडियो की हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो हॉट्स क्वेश्चन, और अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो 4 और 5 में से ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 4 और 5 में से ही पूछे जाते हैं। 8 और 3 कुल मिलाओगे लगभग 11 मार्क्स का जो कंटेंट है ये पूछता है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कुछ भी इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक हो गए, वो हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। जरूर से आप लोग हमारे पास बने रहना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब देखो अगेन मैं बताना चाहता हूं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको एज इट इज एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं सॉल्व पहले से ही कर चुका हूं, क्योंकि इसको बहुत सारे, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने उड़ान बैच में भी कराया हुआ है, लेकिन वो सबको क्लब करके एक साथ इकट्ठा करके यहां पे मैं हॉट्स क्वेश्चन लेकर आया हूं। लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व मिलेंगे, यानी कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, बस मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि यहां पे मुझे ये नहीं बताना है ना कि यार आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और 20 एग्जांपल दे रहा हूं और हर एक को 5 मिनट भी लगता है, तो सोचो कितना होता है, 100 मिनट लगेंगे। 100 मिनट मतलब समझते हो, लगभग 2 घंटे के करीब। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इतने बड़े वीडियो बनाऊं। मैं ऑलरेडी सॉल्व करके लाया हूं बहुत सारी चीजें। हाँ, 2-3 एग्जांपल जो है फ्रेश वाले, उसको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे सॉल्व करके रखा हुआ है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि वीडियो बंद किया और चला गया दूसरे वीडियो को देखने के लिए या फिर दूसरे लाइव को देखने के लिए। ऐसा नहीं करना। जैसे ही आप ये वाला वीडियो देखोगे, कंप्लीट हो जाएगा देख के, या फिर एक एग्जांपल देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करोगे और उस एग्जांपल को अपने हाथों से प्रैक्टिस करो। अगर इन सारे एग्जांपल, सिर्फ यही नहीं, जितने भी मैं प्रोवाइड करूंगा, जितने भी आप कहीं से भी देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, ये सारा चीज ना प्रैक्टिस करना होता है। अगेन मैं बोलूंगा कितना इजी वाले 1-2 मार्क्स वाले होते समझ में आता, लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना है, सॉल्व करके जाना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये वाला एग्जांपल देखो, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। सुनो, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है m-12x² + 2m-12x + 2 = 0 हैज द रूट रियल एंड इक्वल। मतलब आप लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो पहले मैं उसको लिख लेता हूं, जो कि है m-12, ठीक है, x² + 2m-12 मल्टीप्लाई बाय x + 2 = 0। दिस इज माय व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको दिया हुआ है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखोगे तो सिंपल नहीं दिख रहा है, ये m-12 समथिंग x² + समथिंग x, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो है, दैट इज ax² + bx + c = 0, लेकिन ये प्रॉपर दिखते हुए नजर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली पहले मैं कंपेयर कर लेता हूं और a, b और c का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मैं अगर मैं लिखता हूं यहां पे कि कंपेयर विथ, देखो यहां पे आपके सामने लिख के दिखाता हूं कि मैं लिखता हूं कंपेयर विथ हमारा जनरल फॉर्म,
जीएफ, ये वो वाली जीएफ नहीं है, ये जनरल फॉर्म वाली जीएफ है, याद रखना, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके अकॉर्डिंग मेरा ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे ए की जगह पे क्या है m माइनस 12, तो ए का वैल्यू m माइनस 12 हो गया, बी की जगह पे क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 12, ये आपका बी का वैल्यू हो गया, और सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, c इज इक्वल टू सी की जगह पे क्या लिखा है 2 लिखा है, ठीक है। तो एबीसी का वैल्यू मिल गया। अब मैं निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कौन है यहां पे, अगर आप देखोगे लिखा नहीं है क्या मैंने, b इज इक्वल टू, ठीक है ना, b इज इक्वल टू दिस, तो b का वैल्यू क्या है दिस, दैट इज 2m माइनस 12, ये आपका b है। इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है m माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय c का वैल्यू है 2। इस पूरे को फटाफट से सॉल्व करो, चलो जैसा आप नॉर्मली सॉल्व करते हो, मतलब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना, वही सब चीजें सॉल्व करनी है बस, बाकी और कुछ है नहीं इसके अंदर, बहुत ईजी है। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। अगर आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहां पे मैं 4 को साइड रखता हूं, ब्रैकेट में m माइनस 12 का स्क्वायर करता हूं, तो आपको पता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय m 2m, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 24, यानी ये हो जाएगा 24m, ठीक है। फिर प्लस b स्क्वायर यानी प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144, तो ये हो गया आपका इसका एक्सपांशन, और बाहर जो है 2 स्क्वायर का 4 का मैंने बाहर निकाल के रखा है। यहां पे माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय m 4m माइनस माइनस प्लस 12 4 होता है 48, और ये पूरा जो है, पूरा भी नहीं बोलूंगा, प्लस सी है ना, माफ करना, देखो यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक मेरे से हुआ है, यहां पे देखो bx प्लस सी है ना, तो ये हो गया, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, बराबर है सी, मैंने गड़बड़ नहीं किया, मुझे लगा मैंने गड़बड़ किया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू 2 है, बराबर, तो ये पूरा जो है मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, ये पूरा जो है मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 24 4 होता है 96, बराबर है 96m प्लस 144 को 4 से मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 576, ये हो गया, बीच में है माइनस माइनस 4m मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो 8m लिख सकता हूं क्या डायरेक्ट, ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8m हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बराबर है, और 48 2 जा कितना होता है भाई 96 होता है। यहां तक समझ में आया, बहुत सिंपल है, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है बच्चा, ठीक है, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं, ओके ये सेम रहेगा ना यार, ये एक मिनट रुक जाओ, ये सेम रहेगा, देखो ये माइनस ही रहेगा, यहां पे मैंने साइन चेंज नहीं किया, अब माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, अब बाहर निकाला ना मैंने, ये चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है 48, अब सही है, छोटा छोटा मिस्टेक्स हो रहा है, देखो ध्यान रखना है आप लोगों को, मिस्टेक्स ना हो। अब यहां पे अगर आप देखोगे क्या करना है आप लोगों को, ये माइनस 96 है माइनस 8m कितना हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से देखो, ये माइनस 96m है, ये माइनस 8m है, फटाफट से बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस 96 माइनस 8 कितना होता है माइनस 104, तो ये 4m स्क्वायर है, देखो कैलकुलेशन में प्रॉपर ध्यान देना है आपको, तो माइनस 96 और माइनस 8 होता है माइनस 104m, और 576 प्लस 96 कितना होगा, जो ऑलरेडी मैंने कर रखा है 576 प्लस 96 हो जाएगा आपका 672, यानी ये और ये प्लस होके आ जाएंगे 672। अब ठीक है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 672 आ गया, तो 4m स्क्वायर माइनस 104m प्लस 672 बराबर है, ओके। अब मुझे एक चीज पता है, ये आपका क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आया, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है कि द क्वेश्चन इज द वैल्यू इज रूट इज रियल एंड इक्वल, तो कोई भी रूट रियल और इक्वल तब होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि हियर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 रहेगा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो होगा, यहां पे मैं लिखता हूं, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है यानी कि 4m स्क्वायर माइनस 104m प्लस 672 ये इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, करेक्ट है। अब यहां पे कुछ कॉमन निकलता है कि ये 4 से डिवाइड होगा क्या तीनों, देखो ये तो हो जाएगा, 4 2 8 4 6 24, ये होगा क्या 4 1 4 4 6 24 और 3 32 हो जाएगा, तो आप लिख दो यहां पे डिवाइड बाय 2, यहां पे मैं लिख देता हूं डिवाइड बाय 2 सॉरी 2 नहीं 4 डिवाइड बाय 4, बोथ साइड दोनों साइड 4 से डिवाइड करोगे तो 4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा m स्क्वायर माइनस इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 2 8 होता है, 2 बचा 24, 4
6 जा 24 यानी कि 26m आ गया, प्लस 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 3 बचा 32, 4 8 जा 32 इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाय 4 इज 0। तो आपका m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करूंगा, जिसमें पहला और तीसरा टर्म को मल्टीप्लाई करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करता हूं, ताकि मैं कुछ फैक्टर का यानी कुछ वैल्यू जो है रूट्स का निकाल सकूं। तो मैं साइड में क्या करता हूं, पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं, तो 168m स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है कि मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, लेकिन प्लस करके आपको दो नंबर चूज करना है। करेक्ट है, प्लस करके क्या आना चाहिए, -26m आना चाहिए। तो 168 किसके टेबल में जाएगा, 26 पहली बात तो प्लस करके आना चाहिए। तो देखो 26 आना चाहिए, तो अगेन 14 और 12, देखो 14 और 12 बिल्कुल है, 14 और 12 जा सकते हैं। तो हमें प्लस करके -26 चाहिए, तो मैं लगा सकता हूं ना कि भाई एक वैल्यू ले लेता हूं -14m और दूसरा ले लेता हूं -12m, मतलब मेरे दो वैल्यू यहां पे आपको जो है मिल रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं, बहुत सिंपल है। यस, यहां पे भी हम लोग ने सेम दो ही चीज लिया हुआ है, ऑलरेडी हम लोग ने दो लिया हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये m स्क्वायर, इसको इसके जगह पे -26m के जगह पे ये दो वैल्यू लेना है, यानी -14m -12m। तो लिखता हूं -14m, ठीक है, पहले 12 लिख देता हूं, पहले 12 लिख देता हूं, -12m -14m प्लस 168 इक्वल टू 0। अब इसमें से m कॉमन, m -12, यहां पे भी आप देखोगे तो -14 कॉमन, इसमें m -12 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा m -12 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा m -14 इक्वल टू 0। तो आपका एक वैल्यू आ जाएगा m इज इक्वल टू 12 और m इज इक्वल टू 14। क्या ये दोनों आंसर सही है? तो आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहां पे m -12 x स्क्वायर है, तो अगर मैं m का वैल्यू 12 पुट करता यहां पे, तो 12 -12 0 हो जाएगा, तो यहां पे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का मतलब ही नहीं रह जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो मतलब ये जो m इज इक्वल टू 12 है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को, क्योंकि इक्वेशन कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी 0 वी कैन से, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा m इज इक्वल टू 14, ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? तो इस प्रकार से ऐसे हॉट क्वेश्चन जो है बनते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो घबराना नहीं है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन अलग था, भले ही आपके टेक्स्ट बुक या फिर प्रॉब्लम सेट में या फिर नहीं होगा। मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम सेट का ही एग्जांपल है, इसी प्रकार के एग्जांपल मैंने प्रॉब्लम सेट में भी कराया था, मुझे याद है। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको हॉट क्वेश्चन सिक्योर करना है तो ये पूरा वीडियो देखना। इसमें ऐसे ऐसे एग्जांपल्स को मैंने सिलेक्ट किया है ना, अभी तक देख रहे हो ना, अभी तो सिर्फ 5-10 मिनट हुआ है, लेकिन ये ऐसे ऐसे एग्जांपल इसमें सॉल्व हुए ना कि आपको मजा आएगा। ठीक है, तो जरूर से देखना, पूरा देखना और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला। जो एग्जांपल है वो किसके ऊपर बेस है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर के ऊपर बेस है, जो कि क्लियर कट दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फार्मर है जो 1000 रुपया लिया है और एग्री कर रहा है कि वो 1000 रुपया लौटा देगा विद द टोटल इंटरेस्ट ऑफ 140 रुपीज। मतलब आपका एक फार्मर ने उधार पैसा लिया है, मतलब ये सम दिया हुआ है आप लोग को, मतलब आपका ये एसएन का वैल्यू है। तो एसएन का वैल्यू जो है वो 1000 उसने लिया था पहले, और 140 रुपया वो इंटरेस्ट के तौर पे लौटा देगा। मतलब वो पूरा लौटाएगा ना, पूरा पैसा लौटाएगा, मतलब जो पैसा प्रिंसिपल के तौर पे लिया प्लस इंटरेस्ट दोनों लौटाएगा। तो यानी कुल मिला के एसएन का जो वैल्यू है 1140 रुपीज है। ये पहला चीज दिया हुआ है। 12 इंस्टॉलमेंट है, यानी n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 12, यानी एक तरीके से ये पूरा S12 का ही वैल्यू है। ये एसएन मतलब ये पूरा S12 का ही वैल्यू है। ठीक है ना, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 10 रुपीज, मतलब हर इंस्टॉलमेंट जो है वो 10-10 रुपए से कम हो रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस दिया है और कॉमन डिफरेंस 10 दिया है, लेकिन क्या हो रहा है, प्रीसीडिंग हो रहा है, मतलब कम होते जा रहा है। तो आपका डी का जो वैल्यू है, यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू इन्होंने -10 दिया हुआ है। कॉमन सेंस लगाओ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ हिज फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब इन शॉर्ट आपको ए का वैल्यू निकालना है, पहला इंस्टॉलमेंट, और आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि T12 का वैल्यू निकालना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, T1 T2 3 करके T12वां इंस्टॉलमेंट, यानी समझ में आ रहा है। तो T12 का भी वैल्यू जो है वो निकालना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपको SN का वैल्यू दिया है, तो SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वी नो दैट SN का फॉर्मूला इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, n का वैल्यू मुझे पता है 12 है, मैं डाल सकता हूं। ठीक है, अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू मैं नहीं जानता, तो a वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस n का वैल्यू फिर से 12 है -1 और d का वैल्यू है -10। ठीक है, समझा। और Sn का वैल्यू जो ऑलरेडी S12 है, ये वैल्यू दिया है 1140। अब बस मैं इसमें सॉल्व करूंगा तो अननोन सिर्फ एक ही वैल्यू है a, तो a का वैल्यू यहां से मुझे मिल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे ध्यान देना क्या हो जाएगा, देखो ये 1140 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 6, ये 2a
प्लस 12 माइनस 1 11, 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस 110। तो यहां पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो माइनस 110। ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही जा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, माइनस 110 यहां तक आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, यहां पे ध्यान देना। अब ये 6 जो है मल्टीप्लाई में है, उधर भेजूंगा तो 1140 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 6 इक्वल टू क्या बचेगा, 2a माइनस 110 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 1 जा 6, 5 बचा 54, 6 9 जा 54, 190 मिला। माइनस 110 को इधर ला दूंगा तो प्लस 110 हो जाएगा, इक्वल टू 2a अकेला बचेगा। देयरफॉर 2a विल बी इक्वल टू, ये दोनों को प्लस कर लेंगे तो 200 300 हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 300, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 2, यानी a का वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा 150। a का वैल्यू क्या मिल गया, 150। a क्या है मेरे लिए, a मेरे लिए है अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहां पे आप लिख सकते हो देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया उस व्यक्ति ने, 150 रुपया दिया, 150 रुपीज। ठीक है, समझ में आया यहां तक, 150 रुपीज उसने दिया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा था कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में निकालना है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, टीएन का फॉर्मूला चाहिए। तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, दिस इज द फॉर्मूला, जिसमें मुझे टी एन मतलब टी 12वां निकालना है, यानी 12वां इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट वही होगा। ए का वैल्यू अभी भी मैंने निकाल दिया, जो कि आ गया 150, बराबर है ना, चेक कर लो एक बार, 150 बराबर है ना हम लोग का, फिर परफेक्ट है, 150 ही आया। ठीक है, प्लस एन माइनस 1, एन 12 है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी का वैल्यू माइनस 10 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 150, 12 माइनस 1 होता है 11, मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 हो जाए, यहां पे कर सकते हो माइनस 10, तो ये हो जाएगा 150, ये 11 मल्टीप्लाई बाय 10 इज माइनस 110, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 110। तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, मतलब टी 12वां लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है बच्चा, 40 रुपए आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है हम लोग का। तो टी 12 जो है 40 आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट, क्या लिखूंगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 40 रुपीज। इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन करना है, 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो सोचो कितना इजी एग्जांपल आते हैं, समझ रहे हो। अब ये 2 एग्जांपल तो मैंने सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि ये लेटेस्ट एग्जांपल थे आपके प्रीवियस ईयर के हिसाब से। अब जितने एग्जांपल्स कराऊंगा ये सारे सॉल्व है, तो बस सुन के ले लो, समझ के ले लो, और जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट करोगे तो एक साथ वीडियो को, मतलब हर एक क्वेश्चन को पॉज करते करते सॉल्व भी करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, हो सकता है 2 घंटा लग जाए, लेकिन आपके हॉर्स सिक्योर हो जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएगा आपके हॉर्स क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 का, ये गारंटी है। चलिए आ जाते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे। अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, जो हॉट्स के कैटेगरी में कभी कभार पूछता है। ये क्वेश्चन को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन होना। यानी क्वेश्चन आया था कि 1/2 3x प्लस 4y, यहां पे ध्यान देना है सभी लोग, ये क्या बोल रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 4y प्लस 1/5 ब्रैकेट में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/4। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है कि 5/3x प्लस 4y माइनस 2 डिवाइड बाय 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3/2। यानी 2 इक्वेशन दिया है। अब इन दोनों को सॉल्व करके, जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना फर्स्ट चैप्टर का, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या कर दिया है, तगड़े लेवल पे दे दिया, ताकि हम लोग कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सके। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को 1/3x प्लस 4y, यहां पे भी है यहां पे भी है, तो इस पूरे वैल्यू को a मान लेते हैं, और यहां पे 1/2x माइनस 3y यहां पे भी है, तो इस पूरे वैल्यू को b मान लेते हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a/2, ये प्लस b/5, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार ये हो जाएगा 5/a भी नहीं, ये ऊपर 5 है ना, तो 1/3x प्लस 4y को a माना हुआ है, तो यानी 5a माइनस ये आपका 2b हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो ये 2 इक्वेशन मिल गए, इन दोनों को सॉल्व कर लो जैसा हम हमेशा करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखो क्या किया, ये 5 मल्टीप्लाई बाय a, इसको मैंने ये मल्टीप्लाई बाय थ्रू आउट कर सकता हूं ना, इसको भी थ्रू आउट कर सकता हूं, कर सकता कि नहीं, तो 2 नए इक्वेशन बनेंगे। देखो कैसे, ये 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/4 उधर जाएगा, तो आपका क्या बन रहा है, अगर इसको आप देखोगे तो आप इक्वेशन को सॉल्व करके यानी एलसीएम निकाल के आप इसको ये बना सकते हो, दैट इज ये आपका इक्वेशन बन गया 10a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। ये वाला इक्वेशन जो बना है वो 10a प्लस 4b इज इक्वल टू 5 बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। बस कुछ नहीं किया हमने, 5a मल्टीप्लाई प्लस 2b इज इक्वल टू 1/4, 4 उधर जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 8b हो जाएगा, फिर डिवाइड बाय हो जाएगा 2 से, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 10a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद इसको देखोगे तो ये नीचे 2 है, ये थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10, 10a माइनस 4b और इज इक्वल टू -3। तो ये दोनों इक्वेशन को लेना है और साइमल्टेनियसली जैसे हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, 4b सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस किया तो 5 - 3 2 हो जाएगा, और 10 10 20 है, a इज इक्वल टू 2/20 यानी 1/2 1 2 2 10 20, यानी a का वैल्यू आ गया
1/10। उसी प्रकार किसी एक इक्वेशन में डाल दोगे तो b का वैल्यू भी आ गया 1। देखो मैं ज्यादा अंदर में नहीं घुसूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि मैं आपके लिए 2 घंटे का ये वीडियो बनाऊं। मैं चाहता हूं कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये वीडियो रहे ताकि इसको आप 1.5 की स्पीड पे देख सको और एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूं, जब तक आप इसको अपने हाथों से लिख के करोगे नहीं कि ये सॉल्व कैसे हो रहा है, तब तक आपको समझेगा नहीं। क्योंकि मैं कितना भी समझा लूं, ऊपर से तो समझ में आएगा कि यार सर कितना इजी एग्जांपल है, क्या समझाते हो सर आप, ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। लेकिन अपने हाथों से एक बार प्रैक्टिस तो करो यार, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज करना है आप लोग, ओके है। तो यहां पे आप ये वाला a का वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में डालोगे तो b का वैल्यू आ गया 1। अब हमारे पास a का और b का वैल्यू आ गया, लेकिन ओरिजिनली हमारे पास तो x और y में है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने a को ये माना 1/3x + 4y a माना, 1/2x - 3y को b माना। अब a और b का वैल्यू मिल गया है, तो क्यों ना मैं a और b का वैल्यू उठा के ओरिजिनल में डाल दूं। तो मैं लिख दूंगा यहां पे रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसी को बोलते हैं ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो हॉट्स कैटेगरी में पूछते हैं। तो 1/3x + 4y = a है ना, a का वैल्यू 1/10 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नया इक्वेशन बन गया 3x + 4y = 10। उसी प्रकार ये 1/2x - 3y = b है ना, तो b का वैल्यू 1 है ना, तो ये 1/2x - 3y = 1 डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये दोनों इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करना, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा, जो हमेशा से आप निकालते हो, बहुत ईजी होता है। तो हमने कितना सिंपल बना के दे दिया। तो ये दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक रखो, ये 4y है, ये 3y है, दोनों को इसको 4 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे y के, और फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत इजी है। तो ये ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में आएंगे, बच्चा प्रैक्टिस करके लेना है। और कौन सा एग्जांपल लाए हो, देखो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम वाला एग्जांपल है, बहुत दिलचस्प एग्जांपल होता है, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसमें बोल रहा है द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल से कई बार आया हुआ है। स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर का जो वर्कर का जो सैलरी है वो रेशियो दिया है 5:3। क्या दिया है, 5:3 का रेशियो दिया है। और बोला है कि टोटल सैलरी एक दिन का, ठीक है ना, 1 डे का जो सैलरी है दोनों का मिला के 720 रुपया है। और हमें बोल रहा है कि उनका डेली पगार कितना है, स्किल्ड वाले का और अनस्किल्ड वाले का पगार कितना, ये बताओ। और ये एग्जांपल मैंने पहले भी कराया हुआ है। अगर आपने पहले से हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये एग्जांपल सर ने पहले भी कराया था। तो जो देखेगा उसको तो आएगा, क्योंकि जब ये एग्जांपल्स मैंने 2 साल पहले भी कराया था ना, तो उसके अगले बैच में ये एग्जांपल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो सोचो कि हम जो कराते हैं कुछ दिमाग लेके ही कराते हैं ताकि एग्जाम में पूछा जाए। अब हम मान लेंगे कि पहली बात तो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का सैलरी मुझे पता नहीं है, तो मैं x मान लूंगा और y मान लूंगा। तो स्किल्ड वाले का x मान लिया, अनस्किल्ड वाले का y मान लिया। मैं पहला कंडीशन बोल रहा है कि दोनों का रेशियो है 5:3, मतलब x अपॉन y का रेशियो 5/3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो x = 5/3y आ जाएगा, या फिर मैं इसको सिंपली इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूं 3x - 5y = 0। देखा ना, 3x माइनस इधर ले लूंगा तो 3x - 5y = 0, इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूं मैं, वो कर लिया हमने। अब दूसरा कंडीशन बोला है कि दोनों को प्लस करूंगा तो 720 आएगा, यानी कि मेरा x यानी स्किल्ड वर्कर का सैलरी और अनस्किल्ड वर्कर का सैलरी दोनों को प्लस करूंगा 720 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 720 आ गया। तो ये हमारा एक इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा। इन दोनों को लेना है और मैंने यहां पे देखो अलग से सॉल्व किया है। तो 3x, ठीक है, दिख रहा है यहां पे क्या, ये 3x - 5y = 0 और दूसरा वाला x + y = 720। सेम बनाने के लिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे आपको साइमल्टेनियस मेथड से, ये देखो ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मेथड से नहीं करना चाहते हो तो ये जो नॉर्मल मेथड है हमेशा जो करते हो उससे करो। बस मतलब क्या होना चाहिए आपको कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना, ये आपका मतलब होना चाहिए, जो कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो x के फॉर्म में, या तो हमेशा जो हम लोग ये वाले मेथड से करते हैं इससे कर लो। तो इससे जब सॉल्व किया तो हमें y का वैल्यू मिल गया 270, उठा के डाल दो x में तो आपको x का वैल्यू 450 मिल जाएगा। तो y क्या है मेरा, अनस्किल्ड वर्कर का सैलरी, तो 270 आ गया मेरा अनस्किल्ड लेबर का, और उठा के x में डाल दिया तो x का वैल्यू मिल गया हमारा 450। यानी स्किल्ड लेबर का सैलरी है 450 रुपया और अनस्किल्ड लेबर का सैलरी है 270 रुपया। कितना इजी क्वेश्चन है। तो बस प्रैक्टिस करो। अगेन सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, मैं तो समझा दे रहा हूं 5-5 मिनट के अंदर हर एग्जांपल समझा दे रहा हूं, लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। 1 सेकंड का ब्रेक दे दो, पानी पी लो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से सुनना, ये बहुत ही यूनिक है, बहुत अलग है। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अलग है। क्या बोल रहा है कि 1900 किलोमीटर है, जिसमें से विशाल ने कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया। बस ट्रैवल जो हो रही है वो 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से हो रही है। देखो बहुत यूनिक एग्जांपल है, आएगा तो एकदम अलग तरीके से आ ही जाएगा, या तो नहीं भी आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत ईजी है, बता देता हूं। तो बस से ट्रैवल जो वो कर रहा है उसकी 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड है, और एरोप्लेन की एवरेज स्पीड है 700 किलोमीटर/आवर।
5 घंटा लगा उसको अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय द बस, यानी बस से उसने कितना ट्रैवल किया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले मैं मान लेता हूं कि भाई विशाल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो x है, ठीक है ना। बस से विशाल ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो x है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना, यही तो पूछा है हम लोग को कि विशाल ने बस से कितना ट्रैवल किया। तो मैं लिख लेता हूं कि x जो है वो विशाल ने ट्रैवल किया बस से, और एरोप्लेन के लिए भी मान लेता हूं कि y जो है डिस्टेंस है एरोप्लेन से ट्रैवल किया, ठीक है। x डिस्टेंस बस से, y डिस्टेंस एरोप्लेन से। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि जब हमने पढ़ा तो हमने कंडीशन ये देखा कि टोटल डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर, मतलब जो x है वो बस से ट्रैवल किया, y जो है एरोप्लेन से ट्रैवल किया, तो दोनों को मिला के कितना दिया है 1900, मतलब x प्लस y का जो वैल्यू है वो 1900 है। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया यहां तक कि x प्लस y का वैल्यू क्या है हमारा 1900। अब मुझे पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अगर मुझे टाइम चाहिए तो टाइम इधर चले जाएगा, स्पीड इधर चले जाएगा, यानी t इज इक्वल टू डी बाई एस हो जाएगा, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो अगर मैं बस का निकालना चाहता हूं टाइम, कितना टाइम लगा, तो टी बी लिखूंगा, एक्स बस के डिस्टेंस है अपॉन कितना बस का स्पीड है 60, ये हो गया। उसी प्रकार एरोप्लेन का निकालना टाइम, तो टी ए लिखूंगा, और एरोप्लेन का डिस्टेंस क्या है y जो हमने माना हुआ है, अपॉन कितना स्पीड है उसका 700। ये मैंने दो अलग अलग बना लिए। अब मुझे पता है कि दोनों को मैं अगर टाइम मिला लूं तो कितने लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि दोनों को मिला के 5 घंटे लग रहे हैं। तो टाइम ए और टाइम बी दोनों को ऐड करूंगा तो 5 मिलेंगे। तो टाइम ए का क्या है, टाइम ए के जगह पे ये लिखूंगा पूरा, दिख रहे हो, y अपॉन 700 लिखा, और टाइम बी के जगह पे x अपॉन 60 लिखा। अब मैं क्या करूंगा ना, ये देखो एक्स्ट्रा मैंने ये 70 इधर लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, और यहां पे आपको दिख रहा है 66। तो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को बनाना है इसको सेम, यानी नीचे के वैल्यू को सेम बनाना है। तो मैंने इसके लिए पहले तो सिर्फ ये क्या थे, सिर्फ x अपॉन 60 थे, ये टीबी का वैल्यू, और टी ए क्या था y अपॉन 70, सिर्फ इतना वैल्यू था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, नीचे 60 है, इसका 700 है, तो अगर मैं इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 7 6 4200 हो जाएगा, और ये 700 है ऑलरेडी, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 6 4200 हो जाएगा। तो मैंने नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, उसी प्रकार यहां पे नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 4200 मतलब सेम 4200 ले लिया, और ऊपर के दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 70x प्लस 6y, तो 70x प्लस 6y अपॉन 4200, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इक्वल टू 5 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 21000 हो गया, तो 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21000। एक इक्वेशन ये रहा x प्लस y इज इक्वल टू 1900, और एक इक्वेशन ये रहा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 2100। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, आपका वैल्यू जो आ जाएगा। तो चलो मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने से क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। अब सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मल्टीप्लाई भी आपने किया जो हम लोग सेम बनाने के लिए करते हैं। तो x का वैल्यू मिल गया। तो x का वैल्यू क्या था मेरे लिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। तो हम लोग को यही तो निकालना था, एरोप्लेन की जरूरत भी नहीं, मतलब y कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ x में निकाल लिया तो भी काम चल जाएगा। और इस तरीके से आपको हॉर्स क्वेश्चन का इस क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जांपल्स देखना है भाई, बहुत सारे एग्जांपल्स है आज, फटाफट से देखना है कि नहीं। अब थोड़ा सा जूम कर लेना, ये छोटा सा साइज लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा जूम करता हूं, कोशिश करता हूं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हाँ दिख रहा है आपको, समझा दूंगा, डोंट वरी। पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर हम लोग इसको ये करेंगे। पहले क्वेश्चन समझो कि एक कासा में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2026 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। क्या बोल रहा है कि एक कासम नाम का लड़का है, लड़का मतलब आदमी है जो भी है, बिजनेस चला रहा है मटकी बनाने का। मटके पता ना, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मटकी, वो बनाने का बिजनेस है। द मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स डेली बेसिस, मतलब कुछ पॉट्स वो डेली बनाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट हर पॉट का, एक मटके बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 40 रुपया पड़ता है, जो कि मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट है, यानी जितने नंबर ऑफ पॉट बना रहा है उससे कितना है, कितना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। ही मेक्स इन 1 डे इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट इज 600 रुपया, यानी कि जितने भी मटके बन रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है 600 रुपया पर दिन का। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स पर डे, यानी एक मटके का कितना होगा फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, और पूरा मटका कितना बन रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था आपके लिए, लेकिन अभी मैं जो कराऊंगा ना आपको बहुत इजी लगेगा, ऑलरेडी सॉल्व है, बस एक्सप्लेन करता हूं। अब थोड़ा सा और जूम करके इसको मैं साइड करता हूं। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। चलो तो मैंने सबसे पहले क्या किया, देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, तो मैं एक्स मान लेता हूं। एक मटके का पूरे का दिया हुआ है,
पूरे का प्रोडक्शन कॉस्ट 600 दिया है, लेकिन एक मटके का पता नहीं है, पूछा है ना, तो एक मटके का मैंने मान लिया x रुपया, और कितने पॉट ऐसे बन रहे हैं पूरे दिन में y, तो ये मैंने मान लिया, बस इतना याद रखो। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे ध्यान देना। यहां पे ध्यान दो, एक सेकंड रुक जाओ, बस थोड़ा बड़ा करना पड़ता है इसको, ये तो आपको दिखेगा नहीं। दिख रहा है अभी? उम्मीद कर रहा हूं क्लियर दिख रहा होगा। चलो मैंने इसको साइड कर दिया, अब इसको ध्यान दो, अब इस पे ध्यान दो। क्या बोल रहा है कि पहला कंडीशन ये है कि जो मेरा एक्स है, यानी कि जो एक मटके का प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो 10 गुना है नंबर ऑफ पॉट्स जो बन रहे हैं उससे 40 रुपए ज्यादा। ऐसा लिखा है आपके क्वेश्चन में, रीड कर लेना। अब ये क्वेश्चन साइड में हो गया, नहीं तो वापस दिखाता मैं, लेकिन रीड कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो x इज इक्वल टू 10y प्लस 40, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? हाँ, दूसरा भी कंडीशन बना लो। दूसरा कंडीशन ये था कि आपका जो एक मटके का कॉस्ट है, ठीक है, वैसे तो क्या बोला है उसने, बोला कि पूरे मटके का प्रोडक्शन कॉस्ट पूरे दिन का कितना है, 600 रुपया। तो एक मटके का जो कॉस्ट रहेगा उसको अगर मैं कितने नंबर ऑफ मटके बन रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल बन जाएगा ना। मान लो एक मटके बनाने में मेरे को 10 रुपया लग रहा है, मान लो एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, एक मटके बनाने का 10 रुपया लग रहा है, ठीक है, और मैं पूरा मटका बना रहा हूं 500, या फिर चलो 500 ज्यादा हो गया, 100 मटके बना रहा हूं एक दिन में। तो अगर मैं बोलूं कि पूरे दिन का मेरा खर्चा कितना हुआ प्रोडक्शन कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगा, 10 रुपया एक मटके का कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पॉट यानी 100, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 1000, ऐसा समझूंगा ना। तो उसी प्रकार दिमाग लगाओ कि x मेरा एक मटके का प्रोडक्शन कॉस्ट है और ऐसे कितने मटके बन रहे हैं y, तो x मल्टीप्लाई बाय y करूंगा तो कितने आ रहे हैं, 600, ये आपको दे रखा है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करना है। अब इसमें तो सर ने कराया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन हमें नॉर्मल भी अगर हम सॉल्व कर लेना इसको, ये 10y को इधर लेकर आ जाऊंगा तो x माइनस 10y इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। ये x प्लस मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 600 है, तो इसमें प्लस माइनस नहीं है, तो हाँ ये आप कर सकते हो। x का वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, x का वैल्यू उठा के इसमें डाल दो। तो मैंने क्या किया, 10y प्लस 40 जो है इस x के जगह पे लिख दिया 10y प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 600। तो ये हो जाएगा 10y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर प्लस 40y इज इक्वल टू 600। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो। हाँ, ये नॉर्मल साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व नहीं होगा, मुझे लगा ये प्लस है लेकिन ये मल्टीप्लाई है, तो साइमल्टेनियसली तो दो इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे। इसका वैल्यू उठा के इसमें डाल दिया तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा सॉल्व होगा। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 6000, मतलब प्लस करके 6000 ये आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसमें डिवाइड किया 10 से, तो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 10y माइनस 6y, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 4y, मतलब 10 और 6 जो है आपके दो नंबर है। सॉल्व किया तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे। देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, y का वैल्यू 6 मिल गया। तो मतलब आप लोग का कितने मटके बन रहे हैं, 6 मटके बन रहे हैं। और वैल्यू पुट किया किसी भी एक इक्वेशन में, y का वैल्यू पुट कर दो, 10y मतलब 10 60 प्लस 4 40 100, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू। तो x क्या है, एक मटके का कॉस्ट, यानी एक मटके बनाने का 100 रुपया लग रहा है। देखो लिखा है यहाँ पे कि एक मटके बनाने का कितना लिख रहा है, 100 रुपया लग रहा है। और कितने मटके बन रहे हैं पूरे दिन में, 6 मटके। और इसीलिए इसने बोला कि पूरे दिन का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 600 रुपया है, क्योंकि मटके बन रहे हैं सिर्फ 6, एक मटके का प्राइस है 100 रुपया, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 6 600। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन देख लेना, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, देख लो ध्यान से, बहुत विचित्र है, इतना मस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कंपेयर कर दूंगा हमारे जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू 4 आ गया, b का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, यहां पे देखो ध्यान से, b का वैल्यू आ जाएगा 4b, ठीक है ना, ये x है ना, तो 4b आपका b का वैल्यू आ गया, और c का वैल्यू आ गया माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे फॉर्मूला मेथड, क्योंकि मुझे करना क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो कुछ बोला नहीं है कि फैक्टराइजेशन से करो, कुछ बोला नहीं है कि भाई किससे करो, तो मैं जिससे मर्जी उससे कर सकता हूं, लेकिन इजी क्या रहेगा मेरे लिए, फॉर्मूला मेथड। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यूज होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकाल रखा है। तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला मेथड का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें b का वैल्यू है माइनस 4 भी डाल दिया, ठीक है, डाल दिया, और यहां पे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी बी 4b का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 4 है, डाल दिया, और c का वैल्यू ये है। इन सभी को सॉल्व कर लोगे तो 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 4 16, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन 2a होता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 8 आ गया। तो यहां पे अगर आप देखोगे, इसको सॉल्व करूंगा तो ये 16 कॉमन हो गया ना अंदर, ये भी 16 ये भी 16 कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा b स्क्वायर, ठीक है,
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंदर बचेगा सिर्फ 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया और अंदर बचेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को भी आप ए बाहर निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस 4b प्लस माइनस 4a। तो यहाँ पे 4 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन 8। तो ये हो गया 4 1 4 4 2 8। तो x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन 2 हो गया, या फिर x का वैल्यू देखो एक ये आ गया माइनस बी माइनस ए अपॉन 2, एक आ गया माइनस बी प्लस ए अपॉन 2। तो ये दो क्वेश्चन है, तो इसको लिख के एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिस करना। समझा तो दिया मैंने ऊपर ऊपर से, लेकिन जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इजी है। जहां अटक रहे हो वहां स्टेप्स देख लेना जो मैंने कराया हुआ है, लेकिन अपने हाथ से प्रैक्टिस करना। जो अपने हाथ से प्रैक्टिस करेगा वो कामयाब होगा। अगेन मैं बोलूंगा जरूर से, भगवान भी देखता है कि जो बच्चा मेहनत करता है, ठीक है ना, सिर्फ आओ वीडियो देख लिया, लाइव देख लिया, हाँ मेरे को सब कुछ आता है, एग्जाम में बैठोगे अरे यार कैसे करने का याद नहीं आ रहा यार, क्या है कैसा स्टेप था, अरे मैंने लाइव में देखा था, अरे मैंने वीडियो में देखा था, याद ही नहीं आ रहा है। भाई वीडियो देखने के बाद, लाइव देखने के बाद पढ़ना भी होता है, सेल्फ स्टडी भी करना होता है, प्रैक्टिस भी करना होता है। समझ रहे हो बात को? ये कोई नहीं जल्दी बताएगा, लेकिन आपको मैं अगेन बता रहा हूं, टाइम निकाल के प्रैक्टिस करो। 2-4 एग्जाम्पल 2-4 घंटे कम देखोगे लाइव, वो चल जाता है, लेकिन प्रैक्टिस जो ज्यादा करके जाता है ना, उसको कॉन्फिडेंस होता है कि कोई भी टाइप का एग्जाम्पल आए, मेरे को मेथड पता है, मेरे को स्टेप्स पता है, मैं कर लूंगा। ठीक है ना? तो कामयाब वही बच्चा होता है, और 40 में से 35 प्लस मार्क्स वही बच्चा निकालता है। चले आगे बढ़े, और भी एग्जाम्पल से फटाफट करते हैं। देखो ये एक एग्जाम्पल देखो, बहुत मस्त एग्जाम्पल है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनल तौर पे यूनिक है, आ भी सकता है। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 दिया, थोड़ा जूम कर लेना बच्चा, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो जूम कर लेना, मैं समझा देता हूं ऊपर ऊपर से। अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है, ये 5 और 35, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है ना, रूट्स अल्फा एंड बीटा का। तो पहली बात तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप जानते ही हो, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 दिया हुआ है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू 35। ठीक है, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू है, इसमें मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूं, दैट इज ए प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए बी, ये लिख सकता हूं। तो आपका जो भी ए क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो वैल्यू आ जाएगा, इसमें मैं डाल सकता हूं ये सारे वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा जो कि 5 है डाल दिया, माइनस 3 अल्फा बीटा और मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगेन 5। ठीक है, इसको हमने एक्सपांड किया और इसमें वैल्यू डाल दिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया 6, तो हमको अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। उसी प्रकार ये क्वेश्चन देख लो, यूनिक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म। ठीक है, तो 5500 एस 5500 का वैल्यू दिया 3300, एन का वैल्यू 55 है, हमें बोल रहे हैं T28 निकालो। फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें T28 यानी T n के जगह पे 28 लिखा, ये सॉल्व किया, तो हमारा d का वैल्यू पता नहीं है, तो एक इक्वेशन बन जाएगा। फिर आपको सम दिया हुआ है फॉर्मूला, तो आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे, इसमें S55 का वैल्यू डाल दिया और कैलकुलेट किया, तो आपको एक इक्वेशन मिल गया 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d। तो आपका a प्लस 27 ये रहा, मतलब T28 का वैल्यू आ गया आपका 60। खत्म, इजी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करके ले लो। ठीक है, थोड़ा जूम करना, आपको दिख जाएगा, बहुत छोटा लिखा हुआ है लेकिन दिख जाएगा। आगे एक एग्जांपल और इंटरेस्टिंग है, देखो ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा मैं आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, इफ m टाइम द m टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू nth टाइम द n टर्म। भाई बहुत यूनिक क्वेश्चन है, समझो। m टाइम द mth टर्म यानी कि m मल्टीप्लाई बाय tm, m टाइम द mth टर्म, जैसे nth टर्म को हम लोग बोलते हैं tn, वैसे m टर्म को हम लोग बोलेंगे tm। ठीक है, तो mth टाइम द m टर्म n टाइम्स द n टर्म। ठीक है ना, तो m मल्टीप्लाई बाय tm इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय tn, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में हम लोग को ये बोल रहा है, शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 0, यानी m प्लस nth टर्म, यानी एक तरीके से Tm प्लस n इज इक्वल टू 0 है, ये आपको प्रूव करना है। इजी है, कैसे करोगे ध्यान देना, अगर इजी नहीं लग रहा तो ध्यान देना, बहुत इजी लगेगा। कुछ नहीं करना है आप लोग को, मुझे एक चीज पता है, बाकी सब जान दो। यहां से देखो, सॉरी यहां से देखो, यहां से देखो, हमको पता है Tn का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Tm के लिए क्या होगा, Tn का Tm के लिए है, तो Tm के लिए क्या होगा, अगेन ये जो हमारा इक्वेशन है इसका इस्तेमाल मैं करने वाला हूं, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो m तो पहले से ही है, देखो ये m पहले से ही है, और इस Tm के जगह पे लिख सकता हूं a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है ना, लिख दिया, इज इक्वल टू n टाइम्स, इज इक्वल टू n, ये आ गया n, ये आ गया n। ठीक है, दिख रहा है, n आ गया, और Tn का फॉर्मूला आप जानते ही हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, m मल्टीप्लाई बाय a ma, m मल्टीप्लाई बाय m माइनस 1 इंटू डी, n मल्टीप्लाई बाय na, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 इंटू डी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
यहां पे अगर आप देखोगे एम ए है, m मल्टीप्लाई बाय m माइनस वन इंटू डी, ये na को इधर ले लूंगा तो माइनस na हो जाएगा, ये माइनस n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। मतलब मैंने उस साइड के सारे टर्म इधर ले लिया और इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है, देखो ध्यान से। अब क्या हो रहा है यहां पे कि मैं इसमें से a और इसमें से a को कॉमन निकाल दूंगा और ये m माइनस n हो जाएगा। दिख रहा है, समझ में आ गया। और यहां पे अगर आप देखोगे m मल्टीप्लाई बाय m माइनस वन माइनस n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो अलग से लिख दिया। तो ये a m माइनस वन अलग है, अब इसमें m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n, d कॉमन निकाल दिया। वैसे सॉल्व करते गए तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का m माइनस वन m प्लस n हो गया, और यहाँ पे माइनस कॉमन m माइनस n इंटू डी। तो इन तीनों में से अगर आप देखोगे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको लास्ट में एक वैल्यू मिलेगा m माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। तो लास्ट में मुझे मिल गया a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। और ये a प्लस m प्लस n माइनस वन क्या होता है, tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसके लिए tn का फॉर्मूला में क्या होता है, इधर n माइनस वन होता है, तो वैसे ये m प्लस n का फॉर्मूला होगा, यानी t m प्लस n का ही वैल्यू होता है a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। मतलब इन शॉर्ट ये पूरा वैल्यू जो है वो किसका है, tm प्लस n का है, जो कि इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो लास्ट में इक्वल टू जीरो आ गया, हेंस प्रूफ। तो ये एग्जांपल को उठाओ, अभी के अभी प्रैक्टिस करो भाई, आ सकता है आपके 2026 के पेपर में। बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस कर लेना बच्चा, प्रैक्टिस कर लेना। ये मजेदार एग्जांपल है, ये मार्क्स देके जाने वाला। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो यूनिक है आपके। कौन सा चैप्टर है ये, लास्ट वाला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, इसमें से आ सकते हैं हॉट्स के कैटेगरी में। जैसे कि देखो क्या बोल रहा है, एक टेबल है, ठीक है ना, 300 पेशेंट्स का एजेस बता रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ये टेबल दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये लिखा हुआ है। नंबर ऑफ पेशेंट्स है हमारे पास, एफ का वैल्यू दिया हुआ था 60, 42, 55, 70, 53। टोटल नंबर ऑफ एफ यानी एन का वैल्यू निकाल दिया, 300 आया। ये आपको दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हम बनाते हैं, तो आपको पता है ये पहला वैल्यू सेम टू सेम होता है। ठीक है, 60 आ गया। उसके बाद अगला वैल्यू ये प्लस होता है, 60 प्लस 40 102, 102 प्लस 55 157, 157 प्लस 70 227, 227 प्लस 53 280, 280 प्लस 20 300। यहाँ पे आ गया 300, ये भी 300 होना चाहिए, सेम टू सेम आ गया। अब मैं निकालूंगा मेरा क्या, n/2 का वैल्यू। ठीक है ना, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो n/2 150 आ गया, तो 150 से छोटा यहाँ पे ये 102 है, तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। और आपका जस्ट अगला ये आपका 55 जो होगा वो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला 55 फ्रीक्वेंसी हो गया आपका, और ये आपका मॉडल क्लास हो गया, मॉडल नहीं सॉरी मीडियन क्लास हो गया। मीडियन निकाल रहे हो ना आप, मीडियन है, देखो फाइंड द मीडियन एज ऑफ पेशेंट, मीडियन निकाल रहे हो, तो ये आपका मीडियन क्लास हो गया। अब इससे एच भी मिल जाएगा, अपर माइनस लोअर, 40 में से 30 गया, एच का वैल्यू मिल गया देखो 10। हमारे पास एन का वैल्यू है, n/2 का वैल्यू है, लोअर लिमिट का वैल्यू 30 है, एल का वैल्यू 30 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 102 है और फ्रीक्वेंसी का 55। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय, दिस इज द फॉर्मूला। याद कर लो, रट्टा मार लो, प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो। एल का वैल्यू जो दिया है वो डाल दो, प्लस n/2 का वैल्यू 150 है, माइनस सी एफ का वैल्यू 102 है, अपॉन एफ डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय एच डाल दिया। बस सॉल्व करना है, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, आ गया आंसर मीडियन का 38.72। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे भी कैटेगरी में आ सकते हैं, जरूरी नहीं हॉट्स में ही आए, क्योंकि ये हॉट्स में करा तो रहा हूं, लेकिन हॉट्स के अलावा भी ये पूछा जा सकता है। मतलब ये इस प्रकार के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है। क्या एन एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको बोल रहा है कि मोड जो है मीडियन के बराबर है, 25 वैल्यू दिया है, कैलकुलेट द मीन, मीन निकालना है ऑब्जर्विंग दिस इक्वेशन, मतलब आपका दिया हुआ है, एंड वैल्यू द सेंट्रल टेंडेंसी इंटरप्रेट योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टेबल बना रहा हूं, आपको दिया हुआ है क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 लिख दिया मैंने। क्लास मार्क आ जाएगा एक्साई जिसको बोलते हैं, तो अगेन 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, आपको पता है ना, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है। 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, 25, इसका आ गया 30 प्लस 40 70 डिवाइड बाई 2 35, 40 प्लस 50 90 डिवाइड बाई 2 45। ये कैसे आता है आप जानते हो अच्छी तरीके से। क्लास मार्क निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी जो दिया लिख देंगे 25652, 25652 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी समीशन ऑफ एफ आई 20 निकाल दिया। लास्ट कॉलम होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 75 150 175 45 2 90, इनको प्लस कर लेंगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया 500। अब मुझे पता है मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला होता है एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एफ आई। एफ आई का वैल्यू है 500 डिवाइड बाय 20 आ गया, एक्स का वैल्यू यानी मीन का वैल्यू 25 आ गया। तो आपका मोड जो है मीडियन जो है 25 है, तो मीन भी है 25 आ गया। तो आप बोल सकते हो कि यस आपका यहां पे इस डेटा के हिसाब से आप लोग का मीन मीडियन मोड तीनों के तीनों ही सेम वैल्यू निकले हैं, यानी 25 निकले हैं। तो ये आपको पूछेगा, हॉर्स के कैटेगरी में पूछेगा, तो बहुत इजी और बहुत डिफरेंट क्वेश्चन था, तो इसको प्रैक्टिस करके ले लेना। ठीक है बच्चा, क्लियर है? इजी था कि नहीं बच्चा, बताओ यार, इतना इजी है कि क्या ही बताओ, मैं थक गया बोलते बोलते, लेकिन आपके लिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अभी,
इतने एग्जांपल से कि सिर्फ यही वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो आपका सारा टेंशन जो है खत्म हो जाएगा। क्लियर? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, अ ट्रेडिंग कंपनी पेड 18% जीएसटी। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग वाले चैप्टर से है। 18% जीएसटी जो है एक ट्रेडिंग कंपनी पे करता है। प्रोडक्ट का वर्थ है 15,000, बेचता है कस्टमर को 21,000 रुपए में। हमें बोल रहे हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है कितना आएगा। तो सबसे पहले 18% जीएसटी पे कर रहा है, तो इनपुट टैक्स क्या होता है, जितना पे कर रहा है मल्टीप्लाई बाय द जो बेचने वाला प्राइस होता है। तो डाल दिया, कैलकुलेट किया, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आ गया 18% मतलब 18/100 मल्टीप्लाई बाय 15,000 के ऊपर लग रहा है वो 2700 आ गया। ये आपका आ गया आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। वैसे आउटपुट टैक्स निकालेंगे, ठीक है ना। आउटपुट टैक्स ऐसे निकलेगा, ये आपका 21,000 में सोल्ड कर रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्या था, इनपुट टैक्स इससे निकला, आउटपुट टैक्स 21,000 से निकल जाएगा, 18% है ना, तो 18/100 इंटू 21,3780 रुपीज, ये आपका आउटपुट टैक्स आ गया। अब मुझे बताओ, जब हम पेएबल अमाउंट निकालते हैं तो वो होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स है आपका 3780 माइनस आईटीसी है 2,700 रुपया, माइनस करोगे तो आ गया 1,080। तो ये आपका जो अमाउंट आया वो आया जीएसटी पेएबल अमाउंट, यानी इसके ऊपर जीएसटी लगेगा इस अमाउंट को। तो याद रखना एक फॉर्मूला होता है, जीएसटी पेएबल का एक फॉर्मूला होता है कि आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स माइनस करना होता है, ठीक है। तो माइनस करने के बाद हमारा ये जो वैल्यू आ गया, इस पे हम जीएसटी लगाएंगे। तो मुझे पता है कि जीएसटी का कुछ परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन क्या हमें यहाँ पे परसेंटेज दिया नहीं, तो मैं डायरेक्ट जीएसटी भी नहीं निकालूंगा। मुझे पता है जीएसटी दो चीज से कंबाइन होकर बना हुआ है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब टोटल जीएसटी आपका 1,080 है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होगा वो उसका आधा होगा, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस अमाउंट, हाफ ऑफ द पेएबल अमाउंट, पेएबल जीएसटी अमाउंट, तो हाफ ऑफ 1080 यानी 540 रुपया। मतलब इन शॉर्ट आपका सीजीएसटी का जो वैल्यू है वो भी है 540 रुपया, और आपका एसजीएसटी का जो वैल्यू है वो भी है 540 रुपया। ये दोनों के दोनों वैल्यू जो है वो 540 रुपीज है। समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और भी एग्जांपल्स है फटाफट से देख लेते हैं। देखो ये एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है कि ड्रॉ ए ग्राफ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस कई बार पूछे जा रहे हैं। सेम वैल्यू नहीं बोल रहा हूं मैं, वैल्यू तो कुछ भी पूछ सकता है, वैल्यू इसके जगह पे कुछ और दे देगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन होता है कि आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, जैसे इक्वेशन दे दिया रहेगा x + 2y = 4, और इसके हेल्प से आपको एक डब्बा तैयार करना पड़ता है जो ग्राफ का डब्बा होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में x के जगह पे 0 पुट कर दिया तो y का 2 वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 4 पुट कर दिया तो y का वैल्यू कैलकुलेट करके 0 आ गया, x का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो हमारे पास कम से कम 3 कोऑर्डिनेट होने चाहिए। पता है ना कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी कई बार समझाया है मैंने। तो 0,2, 4,0 और 2,1, ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट तैयार हो गए। अब मैं x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करूंगा और ये तीनों कोऑर्डिनेट को प्लॉट करूंगा। 0,2 कहां आएगा, देखो ये रहा 0,2 का, उसके बाद 4,0 ये रहा, और उसके बाद 2,1 ये रहा, और ये तीनों पॉइंट से मैंने एक लाइन खींच दूंगा। तो मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दिया, तीनों पॉइंट से मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दिया। अब ये लाइन खींचने की वजह से क्या हो गया, मेरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लाइन हो गया, लेकिन ये बोल रहा है कि व्हाट फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन इंटरसेक्टिंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपने लाइन किया हुआ ड्रॉ। तो आपके उन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से और ये लाइन की वजह से आपका एक ट्राइंगल यहां पे बनता हुआ नजर आता है, और ये ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है, 1 2 3 4 यूनिट है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है, 1 और 2 2, तो 1 हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 कैंसिल, 4 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसके अंदर, ग्राफ वाले में। तो सिंपल एक इक्वेशन दिया रहेगा, उससे ग्राफ बनाना है, ग्राफ के अंदर ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इतना इजी क्वेश्चन होता है, क्या ही बताओ यार, मतलब मेरे को तो बोलते हुए भी बहुत इजी लग रहा है, आप सॉल्व करके तो आपको और मजा आएगा। समझ में आ रहा है, इजी है। चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455, यानी कि 5 लाइन में कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक नेचुरल नंबर का जो प्लस है वो 1455 आ रहा है। हमें बोल रहा है नंबर्स निकालो। तो पहली बात, जो नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर्स, वो एक के बाद एक, मतलब हर एक के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डी का वैल्यू 1 होगा, कॉमन डिफरेंस इज 1। तो हम मान लेते हैं कि जो 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है वो पहला ए होगा, ए के बाद वाला a प्लस डी होगा, उसके बाद वाला a प्लस 2d होगा, ए के पहले वाला a माइनस डी होगा, और ए के उससे भी पहले वाला a माइनस 2d होगा, और कॉमन डिफरेंस मेरा d का वैल्यू जो है 1 है। ठीक है, समझ में आया। अब मुझे बोल रखा है कि भाई इनके प्लस करोगे तो इतना आना चाहिए, तो मैं इन सारे वैल्यू को प्लस कर दूंगा। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर,
मतलब इन सारे वैल्यू को लिया a-2, a-1, a+1, a+2, इन सारे वैल्यू को स्क्वायर किया, इसके बराबर होना चाहिए। तो सबको प्लस कर लो, स्क्वायर करो, पहले इसको एक्सपांड किया, ये आया, सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे मैं। देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि कैसे सॉल्व हो, बहुत ईजी है। इसका a-b यानी a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे भी a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर ये a तो नॉर्मल ही है, a+b होल स्क्वायर, a+b, ये सारे वैल्यू को एक्सपांड करने के बाद हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू 17। बहुत ईजी है, मतलब मैं अंदर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि ये सॉल्व करना है वो तो आपको वहां पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व किया है मैंने, जो कट रहा है उसको काटा भी है, तो a का वैल्यू 17 आ गया। तो a का वैल्यू 17 आ गया, कॉमन डिफरेंस 1 पता है, तो ये 17 होगा, तो अगला नंबर होगा 17 + 1 यानी 18, उसका अगला नंबर होगा ये 19। लेकिन a के पहले वाला क्या होगा, a - d मतलब 17 - 1 यानी 16, उसके पहले वाला 15। तो आपके 5 नंबर कौन से होंगे, 15, 16, 17, 18, 19। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं यार एग्जाम में, बस आपको प्रैक्टिस करने आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे प्रैक्टिस, है कि नहीं? करोगे यार, आपके राहुल सर के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे, है कि नहीं? चलो, मजेदार एग्जांपल्स थे, मजा आएगा आपको करने के लिए। अगला एग्जांपल, चलो क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज पी, सेकेंड टर्म क्यू है। पहला टर्म पी है, दूसरा टर्म क्यू है, लास्ट टर्म आर है। हमें शो करना है ऑल टर्म का वैल्यू क्यू प्लस आर माइनस 2p मल्टीप्लाई बाय पी प्लस आर अपॉन 2q माइनस पी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2026 के लिए। तो पहला टर्म क्या है, p है, दूसरा टर्म q है, आखिरी टर्म r है। ठीक है, ये हमारा दे रखा है। तो मुझे पता है Sn इज इक्वल टू क्यू प्लस आर माइनस 2p मल्टीप्लाई बाय पी प्लस आर अपॉन 2q माइनस p आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब a का वैल्यू, पहला टर्म का वैल्यू p है ना, तो a का वैल्यू p हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, q माइनस p यानी t2 माइनस t1, q माइनस p हो जाएगा। और लास्ट tn का वैल्यू r है। ये सारा वैल्यू उठा के फॉर्मूले में डाल दो। ठीक है, tn का फॉर्मूला क्या होता है, अभी एक और चीज यहां पे मैं लिख के रखा हूं, बता देता हूं कि आप जैसे 10th से 11th में जाओगे तो हमारा एक चैनल है JR कॉलेज नाम का, जो सिर्फ 11th एंड 12th को पढ़ाता है, साइंस एंड कॉमर्स। मैं खुद पढ़ाता हूं वहां पे, हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो जरूर से अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना यार, सर्च करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 लास्ट टर्म r है, tn की जगह पे r लिख दिया, a का पहला टर्म p है लिख दिया, n का वैल्यू पता नहीं है तो n माइनस 1 और d का वैल्यू q माइनस p है। इनको सॉल्व कर लेता हूं, तो p इधर जाएगा, r माइनस p हो गया, n माइनस 1 है, q माइनस p हो गया, n माइनस 1 q माइनस p को नीचे रख दूंगा तो r माइनस p अपॉन q माइनस p, माइनस 1 उधर गया तो प्लस हो गया, तो n का वैल्यू आ गया दिस। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, r माइनस पी पहले से था, q माइनस पी वहां जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r माइनस पी प्लस q माइनस पी अपॉन q माइनस पी, ये n का वैल्यू आ गया। वही चीज तो प्रूफ करना था, आ गया, n का वैल्यू आ गया, उठा के डाल सकते हो। ठीक है, उठा के डालना है तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो Sn का वैल्यू में डाल दिया n/2, पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म। पहला टर्म आपका ये रहा t1 का वैल्यू, है कि नहीं? पहला टर्म t1 का वैल्यू डाल सकते हो ना, ठीक है, और आखिरी टर्म tn का वैल्यू p प्लस आर, कैलकुलेट किया, आ गया आंसर, हेंस प्रूफ। थक गया, अब क्या ही बताऊं इससे सिंपल। एक दो एग्जांपल और है, ये बहुत इजी है, ये तो आपको नॉर्मल एग्जांपल में पूछ सकता है, या तो हॉर्स में तो बहुत रेयर चांस है, लेकिन फिर भी देख लो कि आपको 2, 3, 5, 7, 9 इसको विदाउट रिपीटेशन है यूज करना है। तो नंबर्स फॉर्म क्या हो जाएंगे, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, सैंपल स्पेस बनेगा आपका विदाउट रिपीटेशन। देखो ये वाला 2, 3, 2, 5, 2, 7, मतलब ये आपके नंबर बने। तो इवेंट ए मेरा क्या बोलता है कि नंबर जो फॉर्म हो रहा है ना, वो एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कौन कौन से बनेंगे इसमें, देखो ये आपका सैंपल स्पेस मैंने पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो और कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो ऑड नंबर है, इसमें से ढूंढ के निकाल लिए, n का वैल्यू 16 है, डिवाइड किया प्रोबेबिलिटी का तो 4/5 आ गया। उसी प्रकार द नंबर फॉर्म इज मल्टीपल ऑफ 5, तो ऐसे नंबर जो 5 के मल्टीप्लाई है वो निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लो, ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है, PYQ वाला लिया है मैंने, कि एक बैग है जिसमें 8 बॉल है, 8 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। एक बॉल को निकाला गया रैंडमली बैग से, रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज 2:5, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल। बहुत ईजी है, रेड बॉल के लिए R मान लिया, ब्लू बॉल के लिए B मान लिया। ठीक है, तो रेड बॉल कितने हैं, 8 है। अब मुझे बताओ कि भाई दोनों का रेशियो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल का 2:5 रेशियो दिया है, और हमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल निकालो। तो सबसे पहले अगेन मेरे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए निकालूंगा तो नंबर ऑफ आर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल के लिए नंबर ऑफ ब्लू बॉल अपॉन नंबर ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है ना, अब मुझे यहां पे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है दोनों का वो 2:5, तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड करूंगा। तो इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला है, डाल दिया, नंबर ऑफ एस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, नंबर ऑफ आर डिवाइड बाय नंबर ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाय बी जो है वो 2/5, तो इसके जगह पे 2/5 आ जाएगा, नंबर ऑफ आर नंबर बाय डी है, नंबर ऑफ आर कितना दिया हुआ है
8 दिया है तो इसके जगह पे 8 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल आ जाएगा जो कि आ गया 20। तो ये क्वेश्चन भी कर लो, 3 मार्क्स से कैटेगरी में आपको हॉर्स कैटेगरी में पूछा जा सकता है, तो जरूर से प्रैक्टिस करना। और इसी के साथ आप देख सकते हो लगभग 1 घंटे के अंदर ही अंदर हमने न जाने कितने एग्जाम्पल, यहाँ पे तो सिर्फ 17 नंबर दिख रहा है, लेकिन इसके पहले भी कितने ऐसे एग्जाम्पल थे जिसपे नंबर नहीं लिखे थे। तो हमने लगभग 20 से 25 एग्जाम्पल्स आपको इस 1 घंटे के अंदर आपको पूरा रिवाइज कराए हैं, रिकॉल कराए हैं और आपको बता दिया है तरीका कि कैसे सॉल्व करना है। बस इन एग्जाम्पल्स को उठाओ, इनमें से जो भी आपको लगता है कि यार आ सकता है ना, उसके तो जरूर से प्रैक्टिस करना है। कुछ एग्जाम्पल्स को डायरेक्टली देख भी लेना, वीडियो को 1 बार 2 बार जितने बार भी देखना है देख लो, लेकिन देखो जरूर। और एग्जाम के पहले यानी आपके नोटबुक में प्रैक्टिस जरूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट बोलूंगा। लेकिन ऐसे और भी लगातार वीडियोस हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे, लाइव सेक्शन में भी आते रहेंगे, तो बस पढ़ते रहना मन लगा के, और हमारी ये जो मेहनत करके जो वीडियोस बन रहे हैं ना उसको शेयर करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड, चलो जल्दी मिलेंगे फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।